अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन खान आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखते हैं। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। पहली अहम खबर यह है कि अली मीन गंडापुर साहब की अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि फौरी तौर के ऊपर वो पेशावर हाई कोर्ट से रिजू करें और एक जुडिशनल कमीशन तैयार की जाए जिसके तहत जिन्होंने भी 9 मई के वाकयात कराए, 9 मई को जो भी हुआ, जो भी जिस तरीके से भी फसाद या इंतशार फैलाया गया, उनके जो असल गुनहगार है उनको पकड़ा जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही इंतहाई अहम और ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है इमरान खान साहब का। तो जो 9 मई के असल गुनहगार है वो तो पकड़े जाने चाहिए। अभी तक तो आधे से ज्यादा जितने भी जेलों के अंदर कैद है वो तो खैर 9 मई के लोग है ही नहीं, वो तो आम बेकसूर लोग हैं जो पकड़े गए। जैसे केपीके के अंदर बताया गया था जी कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया गया, जबकि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जो कि हमने नहीं की थी। ये हमारे अल्फाज नहीं जो कि आपके सामने रख रहे हैं। अमल वली साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ये पीटीआई के वर्कर्स नहीं थे, पीटीआई के बंदे नहीं थे जिन्होंने बिल्डिंग जलाई। कई वीडियोस वगैरह निकली, कई क्लिप्स वगैरह निकले, व्लॉग्स वगैरह लोगों ने बनाए, तमाम तर सबूत सामने रखे, लेकिन इसके बावजूद ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ही बीच में घसीटा गया। तो खैर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर सख्त इंस्ट्रक्शन किए, जबकि 9 मई के बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसी ने कहा जी कोर कमांडर चल गया, किसी ने कहा जी जनाह उसकी खिड़कियां तोड़ दी, किसी ने कहा जी सड़कें बंद कर दी, किसी ने कहा जी टोल प्लाजा जला दिया, किसी ने कहा जी रेडियो पाकिस्तान जला दिया। जबकि 20 से ज्यादा कारकुन, ये सिर्फ मैं आपको केपीके की बता रहा हूँ, 20 से ज्यादा कारकुन जबकि केपीके के अंदर शहीद हुए उस दिन, उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। बस कोर कमांडर हाउस और जनाह उसके मुजरिमों को पकड़ना है, उन तमाम लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं थी। वो कौन लोग थे, क्या करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से के कारकुन थे जो कि अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निकले थे। उनको इसी चीज की सजा दी गई जो कि मौत थी। और आप तमाम लोगों ने 9 मई के वाकयात देखे, कैसे पुलिस ने लोगों के ऊपर तशद्दुद किया, उनको डंडे बरसाए, गिरफ्तारियां की गई। तो खैर इमरान खान साहब के सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि अली मीन गंडापुर साहब फौरी तौर पर जुडिशनल कमीशन तैयार करें जिसके तहत 9 मई के जितने भी असल मुजरिम है उनको जेलों के अंदर डाला जाए। और इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर है, हमारे क्रिकेटर रह चुके हैं पहले शाहिद अफरीदी साहब, उनके हवाले से आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मतलब प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा है। तो खैर वो जो चल रहा है वो इनकी अपनी करतूतों की वजह से। सबसे पहले मैं आपके सामने क्लिप रखूंगा, क्लिप देख लें आप। नहीं सबको साथ लेके चले हैं। जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको डिसीजन लेने दें। इंस्टीट्यूट के हाथ में एनआरओ होनी चाहिए, वजीर आजम के हाथ में एनआरओ नहीं होती, तो इंस्टीट्यूट के हाथ में एनआरओ होती है। उनको शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं जी कि एनआरओ जो है वो वजीर आजम के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो किसी इदारे के हाथ में होनी चाहिए या कि यानी कि पाक आर्मी के हाथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं शाहिद अफरीदी साहब को इस चीज की वजाहत करता हूँ कि जो एनआरओ है वो ना तो वजीर आजम के हाथ में होनी चाहिए, असल तौर पे देखा जाए नेशन के तौर पे, कौमी तौर पे देखा जाए तो ना तो वजीर आजम के हाथ में होनी चाहिए, ना किसी इदारे के हाथ में होनी चाहिए, वो इंसाफ के हाथ में होनी चाहिए एनआरओ। लेकिन आप कह रहे हैं जी कि भाई किसी के पास, वैसे भी इस वक्त जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो इनकी अपनी हरकतों की वजह से चल रहा है। शाहिद अफरीदी साहब के अगर आप पहले बयान देख लिया, उन्होंने इमरान खान के ऊपर बड़े बंद तरीके से तनकीद भी की है, बड़े खुले तरीके से उनकी मोहब्बत का इजहार भी किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब की भी उन्होंने तनकीद की है, उन्होंने उनकी तारीफें भी की हैं, कई चीजें वो मतलब तमाम लोगों के साथ है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आप कम अज कम इतना करें, जो चोर है उसको चोर करें और जो बेकसूर है उसको बेकसूर कहें। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब इस वक्त वो एक बिजनेसमैन वाला ही काम कर रहे हैं कि जहां से कारोबार चलता रहे वहां पे हम हो जाए। तो खैर इस वक्त तो कई मजबूरियां होती हैं जी, प्रॉपर्टी बनानी है, मकानात बनाने हैं, फैक्ट्रीज बनानी है, नया बिजनेस बनाना है, तो उन तमाम चीजों की मजबूरियों के तहत शायद अफरीदी साहब को एक करना पड़ रहा है कि जब पैसा नहीं आएगा, जब मुंह फाड़ के किसी की आप चुगली नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक पैसा नहीं आएगा तो प्रॉपर्टीज नहीं बनेगी। तो खैर शाहिद अफरीदी का इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो नौजवान है सोशल मीडिया पे वो बहुत अच्छे से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, और ये तकरीबन जब से इन्होंने ये बयान दिया है उसके बाद से उनका सॉफ्टवेयर अभी अपडेट हो रहा है, वो अभी तक कंटिन्यू हुआ है। और इसके साथ में शौकत बिसरा साहब ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे जो कि उनके मुस्तरद कर दिए गए थे, उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई जिसके अंदर कादी फायद साहब ने बड़े दुखी हाल में उन्होंने कहा जी ये कानून की खिलाफवर्जी हुई है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, कागज मुस्तरद नहीं होने चाहिए। जबकि इलेक्शन गुजरे को 1 से 1.5 माह हो चुका है, इस वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, आज आप आज की तारीख देख लें। तो खैर इलेक्शन गुजरे को बड़ा वक्त हो चुका है लेकिन उसकी समाअत आज हो रही है। बहरहाल शौकत बिसरा साहब ने इलेक्शन तो खैर लड़ा, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अगर तो ये फैसला पहले आ जाता तो इसके साथ कई लोगों को भी फायदा पहुंच जाता, उनके भी मामलात ठीक हो जाते। इसके साथ में अमाद अजहर साहब के अब इस वक्त जो आने वाले
बल्दियाती इंतखाबात है, इसके अंदर उमाद अदर साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए और इसके साथ में मोना सिलाई साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। सनम जवेद के सेनेट के अंदर कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन अब उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो खैर ये तमाम जो सिचुएशन की जा रही है इसी तौर पर की जा रही है, किसी ना किसी तरह पीटीआई को इन तमाम तर चीजों से दूर रखा जाए कि वो किसी तरह दोबारा अपनी ग्रोथ के अंदर ना आ जाए। अली मीन गंडापुर साहब की जमानत हुई है, जिसके अंदर आपको हमने बताया था अपने पहले व्लॉग में भी कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था। उसके बाद वो फैसला इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के अंदर किया था। तो खैर उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए गए हैं। उन्होंने बयान भी बड़े दबंग किस्म के दिए थे, तो वो मुअत्तल तो होने ही थे। खैर और इसके साथ साथ मरियम बाजी साहिबा की हमें एक जरा बात बता दें। वो आजकल बड़ा कहती है जी कि जो सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट है वो इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब लेके आए थे, उनका ये प्रोजेक्ट है जो वो चला रहे हैं। कई लोगों ने सुनी है, कई बातें ये चल भी रही हैं इस वक्त। तो अगर तो ये नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है तो इस वक्त आप ये एक खत देख सकते हैं। ये खत जो लिखा गया है, ये खत लिखा गया जी होल फैमिली हॉस्पिटल को एक खत लिखा गया, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं लिखा गया है कि सेहत कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं, सेहत कार्ड इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब के अंदर नहीं चल रहा, ना पंजाब के लोगों को मिल रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई ऐसी कोई खासियत की बात नहीं है। जबकि साइड पे देख लें तो अली मीन गंडापुर साहब ने जिस दिन गवर्नमेंट संभाली थी उससे फौरी तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया था कि सेहत कार्ड की बहाली हो ताकि लोग अपना इलाज करा सके। जब किसी के घर के अंदर बीमारी हो और उसके पास पैसे ना हो तो ये एक गरीब इंसान के लिए बेबसी का आलम होता है, जो वो भी मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब की कौम से छीन लिया। फिर आप लोग कहते हैं जी हम अवाम के हुक्मरान है, अवाम का दुख हमारा है, हमारा दुख अवाम का है। अवाम का दुख तो ले लेकिन अपना तो ना दो। तो खैर इसके साथ में डोनाल्ड लू की पेशी हुई थी। अब तमाम लोग जानते थे वाशिंगटन डीसी के अंदर साइफर केस की हियरिंग हुई, लेकिन उसके बाद उनकी पेशी हुई। उसके ऊपर से नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। सुने जरा। ठीक है, इसमें से एक साइकोलॉजिकल सी चीज है कि पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई, उन्होंने एक अच्छी पीआर कैंपेन चलाई, एक अच्छी लॉबिंग की और एक ये कांग्रेचुलर हियरिंग जो है इसको शेड्यूल करवा लिया। आई थिंक आई गिव फुल मार्क्स टू पीटीआई कि यहां तक तो वो पहुंच गए। आज तक ये भी कोई पाकिस्तानी लॉबिस्ट यहां तक किसी बात को नहीं ला सके। मुशर्रफ का जमाना भी गुजरा है और भी यहाँ डिक्टेटोरियल रिजीम्स आई हैं, मगर पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरीके के साथ मुतहद होके इतने तरीके के साथ उन्होंने एक लॉबी दी, अपना मुकदमा आलमी फोरम पर नहीं लड़ा। तो ये पहली दफा हुआ। सो इट्स सिग्नल। नजम सेठी साहब का कहना है जी कि इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो तहरीक के अंदर सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त इस मकाम तक पहुंची है, जबकि पीछे परवेज मुशर्रफ भी रहा है, जुल्फकार अली भुट्टो भी रहा है, लियाकत अली खान भी रहा है, बड़े बड़े हुक्मरान आए, लीडर आए बड़े बड़े, लेकिन वो लमकते गए। लेकिन उनका ये कहना है, उनका इंकशाफ है कि इमरान इस वक्त वो वाहिद बंदा है जिसने अमेरिका को भी टक्कर दी और इस सारे करप्ट निजाम को भी टक्कर दी और इस्टेब्लिशमेंट को भी टक्कर दी, इलेक्शन भी जीता और उसने तमाम लोगों को टक्कर भी दी। और इस वक्त ये पहली दफा हुआ है तहरीक के अंदर, आप इससे पहले कभी देख लें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कई रिजीम चेंज आए, लेकिन इस रिजीम चेंज के अंदर कुछ और ही गेम घूमी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी बुरे तरीके से हिल चुके हैं। खैर ये अब तो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि किसी भी मुल्क को इस तरह का खत लेके ताकि इनकी दोबारा से कंघी पकड़ी जाए। और इसके साथ में एक आखिरी और बहुत ही आम खबर है, आप लोगों ने इस खबर से परेशान नहीं होना, ना तो घबराना है, जिसके अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने एक पैगाम दिया है आज इंटरव्यू के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बड़े ही कैके लगाए हैं, उसके अंदर उन्होंने कई बातें की हैं और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे बात की है कि या तो इमरान रहेगा या तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि इमरान किसी से हाथ मिलाता नहीं, वो कहता है जी मैंने चोरों से मिलना ही नहीं, तो या तो इमरान खान रहेगा या तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बड़ी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि नामुमकिन है यहाँ से निकलना, लेकिन निकलने के लिए बहुत ज्यादा तंगी चाहिए। ये आप पैगाम सुने कि इमरान खान का ये फलसफा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर उसका बस चला तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, अगर बाकियों का बस चला तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये तो उसका बुनियादी थीसिस है, इससे तो उसने पीछे हटा ही नहीं। अब ये जो कजिया है, अब इससे और ज्यादा देर मुल्क बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो या इधर वे इधर या उधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। वो क्या हो सकता है फैसला, इधर या उधर? ये 6 माह बाद, साल बाद भी आप ये कहेंगे कि मैंने दुरुस्त। सनाउल्लाह ने संगीन तरीन बयान दे दिए। उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने खुद कहा कि या तो इमरान खान रहेगा या तो मैं रहूंगा, या तो पीडीएम रहेगी या तो मुस्लिम लीग नून रहेगी या तो इमरान खान रहेगा। अब ये देखा जाए तो ये खुली धमकी है, जबकि आप याद करें, आप खुद याद करें कि इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने कई धमकियां दी, जबकि इमरान खान के ऊपर लॉन्ग मार्च के ऊपर हमला भी हो गया था, कई धमकियां दी उन्होंने, उसके बाद कोई ना कोई हादसा हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि केपीके की गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर एक एफआईआर की जाए राना सनाउल्लाह के ऊपर, जिसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए
लेकिन उनके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर तो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि इमरान खान इस वक्त इनकी कस्टडी के अंदर है और इस वक्त इमरान वाहिद बंदा है जिसने इस पूरे सिस्टम को, निजाम को टक्कर दी हुई है। तो इनके ऊपर कुछ नहीं कह सकते कि ये उसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो केपी गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इनके ऊपर FIR होनी चाहिए कि अदालती कार्रवाई हो, अगर तो इमरान खान को कुछ होता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग जिम्मेदार है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही अहम खबरें थी हमारे पास जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज।